जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद विंदेश में। जैसा कि दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, आप लोग देख ही चुके हैं सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर कैसे भारत पर आक्रमण करता है, क्या करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि दोस्तों सिकंदर के बारे में थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। सिकंदर क्या था दोस्तों? सिकंदर के जो पिता थे ये मकदूनिया के शासक थे। वहीं पर इसने अपना राज्याभिषेक कराया था और दोस्तों वहीं पर सबसे पहले ये तुर्कियों पर आक्रमण करता है। तुर्कियों के बाद इराक पर आक्रमण करता और इराक के बाद ये ईरान पर आक्रमण करता है। उसके बाद जब उनको जीत लेता है उसके बाद ये विश्व विजय की इसके अंदर लालसा आ जाती है। ये सोचता अपने आप को विश्व विजेता बनने की तैयारी कर देता है और ये भारत पर कैसे आता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और भारत पर क्या क्या करता है, क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके दृष्टिकोण को रखते हुए हम लोग बारी बारी से सारी बातें समझेंगे कि सिकंदर भारत पर क्या क्या करके जाता है और कैसे आक्रमण करता है और सिकंदर के आक्रमण से क्या क्या बेनिफिट भारत को होते हैं, इसके बारे में हम लोग पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्लास देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे सिकंदर। सिकंदर का सबसे पहले देखेंगे जन्म। अगर इसका देखें जन्म कब हुआ था तो दोस्तों इसका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 356 बीसी में। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। बीसी का मतलब ईसा पूर्व। इसका जन्म 356 बीसी में हुआ था। पिता का नाम था फिलिप द्वितीय। क्या नाम था दोस्तों? फिलिप द्वितीय नाम था पिता का नाम, फिलिप द्वितीय। ये मकदूनिया के शासक होते हैं। इनके पिताजी मकदूनिया के शासक होते हैं और इनकी मृत्यु के बाद इसका राज्याभिषेक कराया जाता सिकंदर का 336 बीसी में। 336 बीसी में इसका राज्याभिषेक करा दिया जाता है। किसका? सिकंदर का। 336 बीसी में जब इसका राज्याभिषेक करा दिया गया तो ये 336 बीसी से ही ये लड़ना शुरू कर देता है। कुछ लोग दोस्तों यहाँ कह रहे होंगे कि 356 से 336 में कैसे आ गए, तो दोस्तों बीसी में पीछे की ओर जाएंगे, तो ये चीज समझना। इनके गुरु आगे देखेंगे तो इनके गुरु का जो नाम था अरस्तु था। बहुत लोग जानते होंगे अरस्तु को, जिसको जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, तर्कशास्त्र के जनक कहा जाता है, नीति शास्त्र के जनक कहा जाता है, भौतिकी के जनक कहा जाता है। तो कई नामों से जाने जाते हैं अरस्तु। अब अरस्तु के जो गुरु थे वो प्लूटो थे। कभी पूछ ले, प्लूटो थे। प्लूटो के जो गुरु थे वो सुकरात थे। सुकरात थे, ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो अरस्तु के गुरु थे जो सिकंदर के गुरु थे वो अरस्तु थे। अरस्तु के जो गुरु थे वो प्लूटो थे और प्लूटो के जो गुरु थे वो सुकरात थे। चलिए दोस्तों आगे चलते। मेन पॉइंट हम आ जाएंगे सिकंदर पर। सिकंदर भारत पर कैसे आता है? तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, ये जो सिकंदर होता है इसके पिताजी मकदूनिया के शासक होते। 336 बीसी में ये मकदूनिया का शासक बनता है और सबसे पहले ये इराक पर आक्रमण करता है दोस्तों। इराक पर आक्रमण करता। इराक के पहले थोड़ा सा ये तुर्कियों से आक्रमण करता और तुर्की प्रांत को जीत लेता है। तुर्की प्रांत को जीतने बाद इराक पर आक्रमण करता है और इराक के जीतने के बाद ये ईरान को जीतता है। ईरान को जीतता है। तो इसी प्रकार जब ये लगातार तुर्कियों से जीतता, फिर इराक से जीता, फिर ईरान को जीता। ईरान को जीतने के बाद क्या होता है दोस्तों, जो अपने यहाँ के पिता माने जाते इतिहास के हेरोडोटस ने लिखा क्या था? हेरोडोटस ने लिखा था भारत के लिए, क्या लिखा था कि भारत में अपार संपत्ति है। और यही सब कौन पढ़ लेता है? सिकंदर। यही सब पढ़ता है ईरान में। कौन? सिकंदर पढ़ता है कि जो हेरोडोटस ने लिखा था, क्या लिखा था कि भैया भारत जो है यहां अपार संपत्ति है। तो इसको यहां पर सिकंदर भारत यहीं से ईरान से रुख मोड़ देता है और कहां के लिए? भारत के लिए। क्यों? वो इसलिए मोड़ देता है कि भैया यहां पे संपत्ति बहुत है, यहां धन लूटने के चक्कर में आया था। कौन? सिकंदर। कब आया था? तो दोस्तों ये 336 के बाद 326 में भारत में प्रवेश किया। यानी 10 साल लग गए केवल यहीं पर ये आक्रमण करता था। तुर्की से इराक, इराक से ईरान, यहीं। और ये भारत का प्रवेश करा है तो 336 बीसी में, 26 बीसी में दोस्तों ये भारत में प्रवेश करता है।
कहां से प्रवेश करता, तो ये एक दर्रा दिख रहा होगा जिसका नाम है खैबर दर्रा। खैबर दर्रा, खैबर दर्रा से ये क्या करता है, भारत में प्रवेश करता है। जैसे ही खैबर दर्रा से दोस्तों सिकंदर भारत में प्रवेश करता है, वो 326 बीसी होती है, तो ये भारत में उसका प्रवेश द्वार होता है। और यहां पर आकर के सबसे पहले ये सिंध प्रांत में, इधर सिंध पड़ जाता है, इधर काबुल, इधर सिंध, इधर काबुल, और सिंधु नदी ये आ रही है मानसरोवर झील से निकल के, चेमायुंगडुंग से निकल के आ रही है सिंधु नदी, और सिंधु नदी के तट पर ये सिकंदरिया नामक एक नगर बसा देता है। सिकंदरिया नामक एक नगर बसाता है। किस नदी पर, तो याद कर लेना, सिंधु नदी पर। सिकंदरिया, सिंध सासे सिंध सासे सिकंदरिया, यहीं पर सिंधु नदी पर नगर बसा देता है। सिकंदरिया नामक नगर बसाने के बाद ये आगे बढ़ जाता है। आगे जैसे ही बढ़ता है, जैसे सिंधु नदी को पार करता है, जैसे ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी को जैसे ही पार करेगा, ये आगे झेलम नदी आ रही। झेलम नदी कहां से निकलती है, तो ये बैरीनाग झील के निकट से, शेषनाग झील से निकलती है, वहीं से आसपास से निकलती है। तो जम्मू कश्मीर से ये शेषनाग झील के पास से निकल के आती है कौन सी, झेलम नदी। और झेलम नदी के पास दो फेमस नगर थे। झेलम नदी के इस पार पोरस का शासन चल रहा था, और झेलम नदी के थोड़ा सा आगे जो पड़ता है वो किसका शासन पड़ रहा था, तो इस समय यहां पर तक्षशिला, ये पड़ता प्रांत कौन सा है, तक्षशिला। तक्षशिला के जो शासक होते हैं दोस्तों, वो आम्भी नाम से उनका, वो राजा जो तक्षशिला के होते वो आम्भी होते। तो ये तक्षशिला पड़ता है, और यहां तक्षशिला के पास आम्भी नामक राजा होता है। अब देखो, आम्भी और अगर पोरस दोनों मिल के आक्रमण करते तो हो सकता है कि सिकंदर को हरा देते, लेकिन क्या किया, आम्भी ने अपने तरफ से अलग से युग आक्रमण किया, तो आम्भी तो उससे आक्रमण जीत नहीं पाया। इसने क्या कर ली, उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, और जैसे ही अधीनता स्वीकार कर लेता है राजा आम्भी, ये आगे बढ़ जाता है। और आगे बढ़ के जैसे ही आता है, ये अभी 326 की बात चल रही है, 326 बीसी की बात चल रही। जैसे ही ये आगे बढ़ता, इधर एक बहुत प्रतापी राजा, यानी बहुत संघर्षशील राजा, साहसी राजा होता है, जिसका नाम होता है राजा पोरस। राजा पोरस होते हैं, और राजा पोरस से क्या होता है, इसका आक्रमण होता है। राजा पोरस का जो शासन चल रहा था, वो डायरेक्ट झेलम नदी के तट पर ही चल रहा था। तो झेलम नदी के तट पर राजा पोरस और सिकंदर के मध्य बहुत भीषण आक्रमण होता है। जब कैसे, इस नाम से, किस नाम से इसको जाना जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो दोस्तों, उस समय जो झेलम नदी का नाम था, यूनानी लोग जो थे उसको क्या कह रहे थे, हाइडे स्पीच के नाम से जानते थे। झेलम नदी का पहले क्या नाम था, हाइडे स्पीच। फिर क्या पड़ा, इसका नाम वितस्ता। वितस्ता के बाद जो आधुनिक नाम है वो है झेलम। तो 3 नाम से इस युद्ध को जाना जाता है, जो 326 में हुआ राजा पोरस और सिकंदर के मध्य। तो किस किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, यहां लिख रहा है। सबसे पहले हाइडे स्पीच का युद्ध, स्पीच का युद्ध। दूसरा वितस्ता का युद्ध। क्वेश्चन कई बार दोस्तों ये पूछ लिया गया कि वितस्ता किस नदी का नाम था, तो आपको क्या बता देना है कि वितस्ता झेलम नदी का नाम था। तो याद कर लेना, वितस्ता नाम था, और फिर क्या नाम दे देते हैं, झेलम, जो आधुनिक नाम है। तो 3 नामों से ये युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया, 326 बीसी में। किसके किसके मध्य लड़ा गया, तो राजा सिकंदर और राजा पोरस के बीच, दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें क्या होता, साहसपूर्ण तरीके से कौन लड़ता है, पोरस लड़ता है। और भारत में ऐसा तुच्छ देख करके सिकंदर क्या करता है, इसको छोड़ देता है, और इससे क्या करता है, अपनी सुरक्षा के लिए साथ में रख देता है। किसको, राजा पोरस को। यानी 326 का अगर पूछा जाए कौन जीता था, तो सिकंदर जीत लेता है, और राजा पोरस को माफ करके अपने साथ लेकर के साथे आगे चल देता है। आगे जैसे ही चलेगा दोस्तों, ये झेलम नदी थी, झेलम नदी के आगे बढ़ेगा ये चिनाव नदी। तो चिनाव और झेलम के बीच जो था वो पोरस का अधिकार था, और झेलम और सिंधु के बीच में जो अधिकार था वो राजा अम्भी का था। अब जब झेलम और चिनाव के बीच में जब पोरस से जीत चुका, और जब जीत लेता तो उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है पोरस भी, और उसके साथ चला जाता है। लेकिन यहां पर एक बात होता क्या है, यहीं पर सिकंदर का घोड़ा मार दिया जाता है, मर जाता है। तो मर जाता है तो घोड़ा के नाम से यहीं पर झेलम नदी के तट पर एक नगर बसाता है। तो घोड़ा के नाम का क्या नाम था, बाउके फला नाम था,
बाउके फला नाम का घोड़ा था और इसी नाम से नगर बसाता है। और कहां पर नगर बसाता है ये बाउके फला नाम से? तो दोस्तों ये जो नगर है ये झेलम नदी पर बसाता है। किसके नाम पर? तो अपने घोड़े के नाम पर। कौन बसाता? सिकंदर। याद कर लेना। कहां बसाता? झेलम नदी। एक दूसरा नगर भी बसाया था, तो उस नगर का नाम आपको याद कर लेना। क्या नाम था? निकाया। निकाया नाम से भी एक नगर बसाता है। कहां पर बसाता है? ये भी जो वर्तमान में निकाया नाम जो नगर बसाया था, वर्तमान में इसका नाम विजय नगर है। विजय नगर के नाम से जाना जाता है। ये जो देखो अपने घोड़ा जो मरा था उसके नाम पर बाउके फला के नाम से एक नगर बसाया था जो झेलम नदी के तट पर था, और वहीं पर एक निकाया नामक नगर बसाया था जो विजयनगर के नाम से फेमस हुआ। तो इसको क्यों बसाया था? आपको पता है कि बाउके फला क्यों बसाया था? क्योंकि उसके घोड़ा का नाम था, वो मर गया था। अब निकाया क्यों बसाया था? इसलिए बसाया था दोस्तों क्योंकि जब वो राजा पोरस से युद्ध जीत जाता है तो मारे खुशी के मारे वो क्या करता है? निकाया नामक नगर बसाता है। तो ये राजा पोरस से युद्ध जीतने के कारण बसाया था और ये अपने घोड़े के नाम से बसाया था। और दोनों कहां पड़ते हैं? तो झेलम नदी के तट पर पड़ते हैं। तो ये बात एकदम याद कर लेना, कंठस्थ एकदम हो जानी चाहिए आपके दिमाग में। दो नगर बसाए थे झेलम नदी के तट पर, और एक नगर सिंधु नदी पर सिकंदरिया बसाया था। ये आगे चल के फेमस हुए सिकंदरिया और बाउके फला नामक नगर। आगे हम बात करेंगे। आगे आ रहा है दोस्तों, जैसे ही ये आगे बढ़ेगा, अब ये झेलम और चिनाव के बीच पोरस से युद्ध करने के बाद ये आगे बढ़ता है और यहाँ पर ब्यास नदी पड़ती है। ब्यास नदी ब्यास कुंड और हिमाचल प्रदेश से निकल के आती है, और ब्यास नदी के तट पर जैसे ही इसकी सेना पहुंचती है, इसकी क्या उपेक्षा होती है सिकंदर की? ये सोचता है कि चलो हम पूर्व भारत पे आक्रमण करते, यानी इधर की ओर जाने की ये प्लानिंग करता है। और इधर की ओर जाने की प्लानिंग करने के पहले ही उसकी सेना को पता चल गया था कि इधर एक नगर पड़ता है जिसका नाम होता है मगध, और मगध में एक वंश चल रहा था, नंद वंश चल रहा था। और नंद वंश का जो शासक था उस समय घनानंद होता है, और इनकी सेना से कई गुना सेना इसके पास थी। एक तो ये चीज देखकर उसकी सेना डरी हुई थी। दूसरी बात, 336 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक हुआ। जब से ये 326 बीच रहा, 10 साल तक लगातार उसकी सेना आक्रमण कर रही थी। थक चुकी थी, बीमार हो चुके थे लोग। और क्या होता है, यहां भारत की उनकी आबो हवा जो थी, गर्म वायु थी, इसके कारण और ज्यादा बीमार होने लगे लोग। अब उनका मन होगा कि हमका घर ही तरफ लेके चला जाए। तो वो क्या करते, यहां से साथ छोड़ना शुरू कर देते। वो कहते भैया घर की ओर चलो। तो क्या करता है, यहीं से सिकंदर का जो काफी दुख होता है, क्योंकि उसका मन होता है कि ये पूर्व भारत की ओर आक्रमण करे, और इधर से उसकी सेना क्या कहती है, भैया घर की ओर लौटो। तो सिकंदर कहता है, मैं उन दिलों में उत्साह भर देना चाहता हूं, मैं उन दिलों में उत्साह भर देना चाहता हूं जो निष्ठाहीन कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं, लेकिन ये सब काम चलता नहीं। ये सब कहने का कोई मतलब असर नहीं पड़ता। वो क्या होता है, यहां से अब उसकी सेना वापस जाने के लिए तैयार हो जाती, और वापस कब जाती है, तो 325 बीसी में इसकी सेना वापस यहां से हो लेती है। तो वापस होने का क्या क्रम होता है, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, कि 2 सेनापति होते हैं इसके, एक सेलुकस निकेटर होता है, एक निर्याकस होता है। तो 2 लोग होते हैं, एक तो होता है सेलुकस निकेटर, एक होता है निर्याकस। 2 सेनापति होते हैं। ये जल सेनापति होता है, याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। ये स्थल सेनापति। एक तो सेलुकस निकेटर जो होता है वो स्थल सेनापति होता है, और जो निर्याकस होता है वो जल सेनापति होता है। अब क्या होता है दोस्तों, ये 320 बीसी में वापस जाने के लिए प्लानिंग कर देता। तो भारत में ये पूछा जाता है कि भैया जो सिकंदर आया था वो भारत में कितने दिन तक रुका था? तो भैया 326 में आया था, 325 में चला गया। ये अगर पूछा जाए आपसे कितने दिन रुका था, तो 19 माह तक भारत में ये था।
कितने दिन था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है, तुम्ही लोगों के लिए है ये। कितने दिन तक था, 19 माह तक भारत में होता है और ये 320 में वापस जाता है। वापस जाने का क्रम दो होते हैं, एक तो ये क्या करता है, अपने जो सेल्यूकस निकेटर होता है वो स्थल मार्ग यानी इधर से जाता है। तो पूछ लेते हैं इसका स्थल मार्ग से जाने वाला सेनापति कौन होता है, तो सेल्यूकस निकेटर। और जो निर्याकस होता है वो जल मार्ग यानी इधर अरब सागर पड़ता है, इधर से आधी टुकड़ी भेज देता है और आधी टुकड़ी को इधर से भेज देता है और ये वापस चला जाता है। वापस जाने के बाद होता क्या है, 300 यहां लिखे दे रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, 323 में बेबीलोन एक स्थान पड़ता है। 323 में, 323 बीसी लिख देंगे। 323 बीसी में क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है बेबीलोन नामक स्थान पर किसी बीमारी के कारण से, यानी 33 उम्र ही हुई थी जब इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये पूछा जा सकता है कि कहां पर हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, बेबीलोन में हुई थी, याद कर लेना है कि बेबीलोन में इसकी मृत्यु होती कब होती, 323 में, और 33 साल का ये हो चुका था। और कब बैठा था, तो जब इसका राज्याभिषेक होता 326, उस समय इसकी आयु होती है 20 वर्ष। तो ये याद कर लेना है। आगे तो निर्याकस जल मार्ग से चला आया, स्थल मार्ग से सेल्यूकस निकेटर चला गया, बेबीलोन में जाकर के इसकी मृत्यु हो गई है। ये बात आपको रट लेनी है, इतनी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो हमने बताया है। अब इससे क्या क्या लाभ हुए थे भारत में, ये चीज देख लेंगे। इसके पहले एक चीज देख लेंगे कि एरियन नामक एक शासक था, एरियन नामक एक लेखक था, कवि था, उसने क्या लिखा था इसके बारे में। इसने कहा था युद्ध कला में, इसने कहा था युद्ध कला में भारतवासी, युद्ध कला में भारतवासी अन्य तत्कालीन लोगों से श्रेष्ठ थे। यानी जो भारत के लोग थे वो युद्ध कला में अन्य लोगों से काफी श्रेष्ठ थे। इसीलिए ये अगर लड़ता भी तो मगध का शासक जो नंदवंश का शासक घनानंद था, इससे कई गुना सेना थी, उससे ये हार जाता। अब इससे फायदे क्या हुए थे, इससे भारत में फायदे ये हुए थे कि यहां से जब ये चला गया था तो ये प्रांत जो जीत चुका था, यहां पर भैया यूनानी लोग आने जाने लगे, व्यापार करने लगे। तो व्यापार के क्रम में 2 नगर बहुत फेमस हुए थे जो इसने बसाया था। वो नगर एक था सिकंदरिया जो सासे सिंधु नदी पर बसाया था, दूसरा बौके फला नामक नगर था जो सिंधु नदी में बसाया था। यहां से वहां के जो यूनानी लोग आते थे, यहां से क्या करते थे, व्यापार करते थे, तो इसलिए ये फेमस हुआ था, काफी व्यापार करते थे। और व्यापार करते करते यहाँ पे काफी यूनानी लोग रह चुके थे। बाद में क्या होता है दोस्तों, भारत में डेट वाइज क्रम तो पहले शुरू नहीं हुआ था। यहीं पर क्या होता, यूनानी लोग जो यहाँ आ गए थे वो बाद में जब यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पर अपने जो लिखा जोखा इतिहास होता है वो छोड़ के जाते हैं। और उस जो इतिहास को छोड़ करके जाते हैं उसमें दोस्तों इन्होंने डेट वाइज क्रम लिख दिया था कि सिकंदर कब आया था, कब गया था, कब मरा था, ये सब लिख दिया था। तो इस चीज को देख करके भारतवासियों को काफी हद तक मदद मिली और यहीं से डेट वाइज क्रम से इतिहास उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। तो ये था आपके लिए सिकंदर का आक्रमण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी बातें हमने पढ़ाई हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद कर लेना है। इस प्रकार हम आगे आएंगे, अगले चैप्टर को देखेंगे, इसी प्रकार से हम पढ़ाएंगे, कोई चीज छूटने ना पाए। एग्जाम के दृष्टिकोण से सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए इसी प्रकार से।